हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, आपने इंतज़ार किया मेरी वीडियो का, तो इंतज़ार कराने के लिए सॉरी। लेके आ गया हूँ आपके लिए वीडियो में अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन लाया हूँ। मेरी वीडियो की ये खासियत है, मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊँगा भाई। आंसर तो आप आंसर की में भी देख लोगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, हर ऑप्शन को हम पढ़ते हैं डिटेल में, उसका क्या मतलब है, फिर मैं ऐसे नोटबुक से आपको बताता हूँ। एक तरह से पूरा अच्छे से कंसेप्ट सीखते हैं हम यहाँ पे, ताकि आगे आप कोई भी साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हो, एसटेट सीटेट कोई भी एग्ज़ाम, कुछ कंसेप्ट आपको आ जाएं। और वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये भी रहता है कि मेरे भी जो हैं कंसेप्ट रिवाइज़ हो जाएं, ठीक है। और आपके साथ नॉलेज शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, कोरोजन ऑफ मेटल्स इज़ मिनिमाइज्ड इन प्रैक्टिस बाय। कह रहा है जो मेटल हैं उस पर कोरोजन लग जाता है, जो वो ख़राब हो जाते हैं ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करके, उसको कम से कम कैसे किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, मेटल का सरफेस एरिया बढ़ा के। नहीं, अगर मेटल का सरफेस एरिया हम और बढ़ा देंगे तो कोरोजन और बढ़ेगा, ठीक है। तो ए तो गलत हो गया। बी, कोटिंग विद मोर रिएक्टिव मेटल सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, इसका आंसर ये सही है। अब ये क्या है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है कॉपी पे। थर्ड है कीपिंग मेटल मोइस्ट, मेटल को गीला करके रखो भाई। अगर पानी में तो और जर क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, और बढ़ता है ना। जर लगने को तो कहते हैं रस्टिंग, ये है कोरोजन। कोरोजन का मतलब भी ख़राब होता है, और ख़राब होना किस, पानी से ऑक्सीजन से ख़राब हो जाते हैं मेटल। कह रहा है एसिड फ्यूम्स में रखो, एसिड फ्यूम से रिएक्ट करा के एक्सपोज करो। नहीं, एसिड में भी मेटल क्या करता है, रिएक्ट करता है और कोरोड हो जाता है। तो आओ, इसका ऑप्शन है सही है बी, कि भाई उसको मोर रिएक्टिव मेटल से कोटिंग कर देना चाहिए। चलो समझते हैं क्या है, सब्र बना के रखना, अच्छे से समझेंगे, ठीक है भाई। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल, जिंक हो गया या फिर मैग्नीशियम हो गया, ये पहले कोरोड हो जाता है और प्रोटेक्ट कर लेता है जो लेस रिएक्टिव मेटल है आयरन, ठीक है। और कोरोजन जो है जिंक पे जो लगा है ना, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा आयरन में, मतलब आयरन ख़राब नहीं होगा। द सेक्रीफिशियल मेटल इज़ कंज्यूम्ड इंस्टीड। चलो मैं अच्छे से ईजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझ में आए। एग्जाम्पल है भाई, जैसे लोहे का पाइप ले लिया, लोहे के पाइप पे कर दी जिंक की कोटिंग। अब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो कुछ भी आएगा लोहे के पास, पानी आएगा, ऑक्सीजन, एयर होगी, जिंक उससे पहले रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। जिंक फर्स्ट रिएक्ट कर लेगा, और जिंक एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा जिंक ऑक्साइड की, या फिर जिंक कंपाउंड बना लेगा। अब जिंक ने रिएक्ट कर लिया तो आयरन अब रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उसको चांस नहीं मिला रिएक्ट करने का, क्योंकि पहले ही किसने रिएक्ट कर लिया, जिंक ने रिएक्ट कर दिया। तो आयरन अब क्या रहेगा, बचा रहेगा। और जिंक ने अपने आप को क्या कर लिया, सेक्रीफाइस कर लिया भाई, वो रिएक्ट करके उसने लेयर बना ली, ठीक है। तो इसमें यही होता है, इससे हम मेटल को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कि भाई लोहे पे या जिस भी चीज़ को बचाना है उस पे मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दो। इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो पहले रिएक्ट कर लेगा ऑक्सीजन से या पानी से, और जो असली जो हमारी चीज़ हमें बचानी है वो बची रह जाएगी, ठीक है। मोर रिएक्टिव, दोबारा बता देता हूँ, मोर रिएक्टिव मेटल जिंक हो, मैग्नीशियम हो, ये पहले कोरोड हो जाते हैं, और जो जिसको हमें बचाना है, जो लेस रिएक्टिव है, वो बचा रहता है। तो और जो चीज़ ख़राब हो जाए, जैसे जिंक कोरोड हो गया, तो ये नहीं है कि उस कोरोजन लोहे पे आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, सैक्रिफिशियल मेटल इज़ कंज्यूम्ड इंस्टीड। अब धीरे ये ऑक्साइड जो लेयर वगैरह हैं कई सालों में जाके ख़त्म हो जाती हैं, और उसके बाद लोहे वगैरह ख़राब होना स्टार्ट होगा, लेकिन कई सालों तक। अगर हम फिर दोबारा कोटिंग कर दें कुछ साल बाद, फिर बचा रहेगा। तो इसका बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, आपको अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। तो इसका हो गया भाई कोटिंग विद रिएक्टिव मेटल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112,
विच स्टेटमेंट अबाउट कार्बन कंपाउंड्स इज़ करेक्ट। भाई हमें पता है कार्बन कंपाउंड, 10th क्लास में कार्बन के ऊपर पूरा चैप्टर है ना। आओ देखते हैं कार्बन के बारे में क्या दे रखा है। कह रहा है सारे के सारे कार्बन कंपाउंड आर आयनिक, ऑल कार्बन कंपाउंड। नहीं, बिल्कुल गलत। भाई कार्बन कंपाउंड तो ज़्यादातर क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। बी पार्ट अभी देखेंगे। कह रहा कार्बन ऑलवेज शो वैलेंसी 2, कार्बन की वैलेंसी 2 होती है। नहीं भाई नहीं, भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। भरो, पहले में 2 फिर उसमें 4 की कमी रह गई, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है कि 4 ये या तो लेगा या 4 देगा, तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाती है, 4 होती है। भाई इसको कैंसिल करो, यहाँ आएगा 4। ठीक है। कह रहा कार्बन कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकता। अरे भाई क्या बात कर दी, कार्बन तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सिंगल बॉन्ड भी होते हैं कार्बन के साथ, डबल भी होते हैं, ट्रिपल भी होते हैं, है ना। जैसे CH4 हो गया, भाई कार्बन CH4, ये क्या हो गया, मीथेन। CH3 कर दूं, CH3 क्या होगा, 1 2 3, और डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मीथीन, है ना। CH2 कर दूं, मिथाइन, भाई बनाते हैं। तो आयनिक वाली बात गलत। नहीं भाई, ये तो कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादातर बनाते हैं। वैलेंसी 4 होती है, ये भी गलत। मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकते, अरे बिल्कुल बना सकते हैं, ये भी गलत। अब कह रहा है कार्बन जो है कैटिनेशन करता है, मतलब अपने आप को एक दूसरे में जोड़ के लंबी चेन बना लेता है, उसको कैटिनेशन कहते हैं। हाँ भाई बिल्कुल कहते हैं, ये हमारा ऑप्शन सही है। कार्बन की यही खास बात है कि दोस्ती करने में बहुत अच्छा है, मतलब अपने साथ जुड़ जुड़ के एक बहुत लंबी चेन बना सकता है, उसी को कैटिनेशन कहते हैं। ये कार्बन की प्रॉपर्टी है, तो ये हमारा सही हो गया दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड की इनमें से क्या कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। पहली, कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। हाँ ये बात एकदम सही है। क्यों, क्योंकि उनके इंटर जो फोर्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, क्योंकि वो शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, है ना। तो उनका मेल्टिंग जल्दी से पिघल जाएंगे, जल्दी से बॉईल हो जाएंगे। हाँ ये बात तो एकदम सही है। दूसरी बात अभी करेंगे। तीसरी बात, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते। हाँ ये भी बात सही है। क्यों, क्योंकि भाई जब ये कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में, इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हमें पता है बिजली कंडक्ट करानी है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके पास तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, शेयरिंग करके बनते हैं, तो खुद ले दे के बनाता है, शेयर करता है, तो इसलिए पुअर कंडक्टर हो गया, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। डी कह रहा है कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं, फॉर्म होते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन शेयर करके। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब बचा बी, कह रहा है कोवलेंट कंपाउंड इनसोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट्स में। तो ये बात एकदम सही है, आओ समझते हैं कैसे। कह रहा है कोवलेंट कंपाउंड इनसोल्यूबल होते हैं, घुलते नहीं हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट में। तो इसने तो उल्टा कह दिया, बल्कि होता क्या है, कोवलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सोलवेंट में सोल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं कोवलेंट कंपाउंड। जैसे बेंजीन है, भाई बेंजीन भी कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, पेट्रोल है, ईथर है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सोलवेंट में घुल जाते हैं। लेकिन ऑप्शन में उल्टा कह रहा था। ऑप्शन में क्या कह रहा था कि ऑप्शन में कह रहा था कहाँ कह रहा था ऑर्गेनिक सोलवेंट में इनसोल्यूबल होते हैं। नहीं ये बात गलत है, आओ समझते हैं। देखो हमें पता है इसका रीज़न क्या है। पोलर सब्सटेंस डिजोल्व इन पोलर सोलवेंट, नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर सोलवेंट, मतलब लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है ना वो वैसे में ही डिजोल्व होता है। पोलर चीज़ें पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होंगी, नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होगी। अब कोवलेंट कंपाउंड क्या है, कोवलेंट कंपाउंड और ऑर्गेनिक सोलवेंट
दोनों ही क्या हैं, नॉन पोलर हैं। क्या हैं, नॉन पोलर हैं। तो आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर एंड मिक्स ईजिली, अच्छे से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। भाई ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। लेकिन अब पानी ले लो, पानी पोलर है, क्या है, पोलर है, उनमें थोड़ा थोड़ा चार्ज रहता है। तो देखो पानी, वाटर कैन नॉट अट्रैक्ट देयर मॉलिक्यूल। पानी, कोवलेंट कंपाउंड को पानी में डालोगे ना, इतने अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। क्यों, कोवलेंट कंपाउंड तो नॉन पोलर है और पानी पोलर है, ठीक है। तो अनलाइक हो गए, तो ये अट्रैक्ट आपस में नहीं करेंगे। जैसे जैसे तेल और पानी है, तेल कोवलेंट है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। पानी पोलर है, तेल नॉन पोलर है, नॉन पोलर प्लस पोलर नॉट मिक्स, इसलिए वो मिक्स नहीं होते हैं, है ना। तो देखो आपने ये जान लिया भाई, तेल कोवलेंट कंपाउंड होता है उसके अंदर, पानी हमारा पोलर है, पोलर ये नॉन पोलर, मिक्स नहीं होते। तो अब बताओ इसका आंसर बताओ कि भाई कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है, तो ये आपस में सोल्यूबल होंगे। लेकिन इसने गलत बोल दिया, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स इसकी नहीं है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 ये है, देखो सोप एंड डिटर्जेंट से रिलेटेड है। तो आप देखते हैं ये आपस में कैसे डिफ़र करते हैं। कह रहा है सोप बायोडिग्रेडेबल होता है, कॉमन डिटर्जेंट में नोट भी, डिटर्जेंट नहीं होते हैं। तो हाँ ये बिल्कुल ठीक है, सोप साबुन जो है ना वो बायोडिग्रेडेबल है। जैसे कि बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म साबुन को ब्रेक कर देते हैं ईजिली, ठीक है। लेकिन डिटर्जेंट ब्रेक नहीं होता ईजिली और पानी में क्या करता है, पोल्यूशन करता है। तो भाई साहब पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया है, ठीक है। बट रुको अभी तो हमें बाकी ऑप्शन भी पढ़ने हैं। सेकंड कह रहा है डिटर्जेंट हैज़ ओनली आयनिक पार्ट एंड नो हाइड्रोकार्बन चेन। ये बात गलत है। क्यों, डिटर्जेंट, चलो अभी मैं एक साथ बताऊंगा। फिर तीसरा कह रहा है सोप हार्ड वाटर में काम अच्छे से करता है देन डिटर्जेंट, तो ये भी गलत बात हो गई। अब ये भी समझाऊंगा। कह रहा है डिटर्जेंट कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक मीडियम। डिटर्जेंट को एसिडिक मीडियम में यूज़ नहीं कर सकते, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। डिटर्जेंट को बिल्कुल एसिडिक मीडियम में यूज़ कर सकते हैं, बल्कि साबुन को नहीं करते एसिडिक मीडियम में यूज़। तो आओ समझते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मैंने बता दिया, साबुन बायोडिग्रेडेबल होता है, डिटर्जेंट नहीं होता। अब भी ऑप्शन देखो, कह रहा था डिटर्जेंट के पास एक ही पार्ट होता है, नहीं, साबुन हो चाहे डिटर्जेंट हो दोनों में दो पार्ट होते हैं। ए हाइड्रोकार्बन चेन जिसको कहते हैं ऑयल लविंग पार्ट डेट कैचेज डर्ट एंड ग्रीस। एक तो होता है दोनों में हाइड्रोकार्बन चेन जिस पे चिकनाई, ग्रीस, तेल वो सब आता है, उसको पकड़ लेती है ये चेन। फिर एक आता है आयनिक पार्ट जो होता है वाटर लविंग पार्ट, फिर वो पानी को अपने पास पानी को अट्रैक्ट करके वो सारी की सारी जो गंदगी है, ग्रीस है, उसको क्या कर देती है, वॉश कर देती है, ठीक है। तो जो ये कह रहा था कि डिटर्जेंट के पास सिर्फ आयनिक पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन नहीं होती चेन, नहीं भाई ये गलत है। दोनों के पास, चाहे साबुन हो चाहे डिटर्जेंट हो, दोनों के पास दोनों पार्ट हैं, हाइड्रोकार्बन चेन भी है और आयनिक पार्ट भी है, ठीक है। ध्यान से समझिए, आपके आगे भी ये किसी पेपर में काम आ सकता है। अब सी ऑप्शन में पढ़ेंगे हार्ड वाटर क्या होता है भाई। हार्ड वाटर में मतलब उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कैल्शियम है Ca2+ और मैग्नीशियम है, कैल्शियम मैग्नीशियम है ना, एक जैसे ईएम कैल्शियम मैग्नीशियम है। साबुन जो है रिएक्ट करता है इन आयंस के साथ और स्कम बना लेता है, क्या बना लेता है, स्कम। सो इट क्लीन्स पुअरली। और अगर स्कम बन गया ना तो वो अच्छे से क्लीन नहीं करेगा। स्कम होता है वाइट सी लेयर होती है, स्टिकी लेयर होती है चिपकने वाली, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा वॉश बेसिन वगैरह में भी या टाइल वगैरह में भी वाइट लेयर चिपक जाती है, तो वो स्कम होता है।
हार्ड वाटर में साबुन स्कम बना देता है, लेकिन डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाता, बल्कि वो अच्छे से उसमें क्लीन करता है। वेल हार्ड इन हार्ड वाटर, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में अच्छे से काम करता है। तो सी ऑप्शन जो था हमारा, ये उल्टा कह रहा था कि साबुन अच्छे से काम करता है, डिटर्जेंट नहीं करता हार्ड वाटर में। नहीं भाई, बल्कि ये उल्टा कह रहे हो, डिटर्जेंट अच्छे से काम करता है हार्ड वाटर में, और साबुन तो हार्ड वाटर में क्या बना लेता है, स्कम बना लेता है। स्कम आप गूगल पे चेक करना, स्कम क्या होता है, वाइट सी लेयर होती है। फिर डिटर्जेंट एसिडिक सॉल्यूशन में यूज़ हो सकता है, बल्कि साबुन नहीं हो सकता एसिडिक मीडियम में। क्यों? क्योंकि वहाँ वो स्कम बना लेता है। स्कम होता है डर्टी लुकिंग वाइट लेयर, स्टिकी इनसोल्यूबल सॉलिड होता है ये स्कम। तो इसका डी ऑप्शन भी गलत हो गया कि डिटर्जेंट कैन नॉट बी यूज इन, डिटर्जेंट तो हो सकता है एसिडिक मीडियम में यूज़, ठीक है, साबुन नहीं हो सकता। यहाँ पे साबुन हार्ड वाटर में काम अच्छा करता है, नहीं, डिटर्जेंट अच्छा करता है, साबुन तो स्कम बना लेगा। डिटर्जेंट का एक ही आयनिक पार्ट होता है, नहीं भाई, दोनों होते हैं, डिटर्जेंट और साबुन में दोनों पार्ट होते हैं, आयनिक भी और हाइड्रोकार्बन भी। हाइड्रोकार्बन चेन किसको पकड़ती है, ऑयल को, ग्रीस को, ऑयल लविंग, और आयनिक पार्ट पानी को, वाटर लविंग, ठीक है। तो इसका हो गया, इसका फर्स्ट हमारा सही था। आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप अब तक वीडियो से जुड़े हुए हो। आखिरी तक जुड़े रहना मेरे साथ वीडियो को, कुछ ना कुछ हम अच्छा नया सीख के ही जाएंगे, ताकि किसी और एग्ज़ाम में भी हमारे काम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ह्यूमन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं है मैक्सिमम टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कलेक्टिवली। ब्लड वेसल होती है भाई, जिसके अंदर से ब्लड जाता है, जैसे ओर्टा है, वीन्स है, कैपिलरी हैं, पल्मोनरी आर्टरी हैं, सारी की सारी क्या हैं, ब्लड वेसल है। इनके अंदर से खून फ्लो होता है। कह रहे हैं किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो जैसे एक ब्लड वेसल है ये, तो ये जो एरिया है ना अंदर का, जिसके अंदर से ऐसे खून फ्लो होगा, ये जो मोटाई है, कह रहा है किसका सबसे मैक्सिमम होगा। लेकिन कलेक्टिवली, एक एक नहीं देखना कि एक वीन ले ली, एक कैपिलरी ले ली, नहीं, बॉडी में जितनी भी वीन्स हैं सारी मिल ले लो, जितनी भी कैपिलरीज हैं सारी ले लो, फिर देखना सबका मिला के ये जो मोटापा है ये कलेक्टिवली किसका ज़्यादा होगा। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, तुम्हें जान के अभी खुशी होगी कि, सॉरी खुशी नहीं, मतलब तुम अब जानोगे कि देखो, हर जितनी भी कैपिलरीज होती है ना, बहुत नैरो होती हैं, पतली पतली सी होती हैं कैपिलरीज। गूगल पे देख लेना, वैसे आपको पता ही होगा, बहुत पतली पतली होती है ह्यूमन बॉडी में। लेकिन कैपिलरीज मिलियंस में होती हैं, लाखों में होती हैं बॉडी के अंदर, जिसके अंदर तो जब इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सारे का मिला लोगे ना, तो सबसे ज़्यादा इसी का होता है मैक्सिमम किसका होता है, कैपिलरीज का होता है, ठीक है। इनके अंदर ब्लड जो है ना स्लोली क्या करता है, फ्लो करता है थ्रू कैपिलरीज। स्लो फ्लो की वजह से अच्छे से ये ऑक्सीजन एक्सचेंज करती हैं, है ना। हमें पता है आर्टरी से वीन्स में जाता है, किसके थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू। CO2 न्यूट्रिएंट वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टिश्यू, जो एक्सचेंज होता है ना भाई, हमें पता है जो आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीज से एक्सचेंज होता है, वीन्स में जाता है, तो बीच में कैपिलरीज आती हैं पतली पतली, तो उनकी वजह से होता है। उन कैपिलरीज में बहुत ही आराम से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। आप गूगल पे देखना कैपिलरीज की फ़ोटो। तो इसका आंसर देखो, तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज़्यादा कैपिलरी का होगा, फिर उससे कम वीन का, फिर उससे कम आर्टरी का, और सबसे कम ओर्टा का। क्यों? क्योंकि ओर्टा एक ही वेसल होती है, एक ही है, तो सबसे छोटा एरिया इसी का होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कैपिलरीज, क्योंकि बहुत सारी होती हैं, लाखों में होती हैं, सबको इकट्ठा करेंगे तो ये जो एरिया है इनका कलेक्टिवली ज़्यादा होता है, ठीक है। एक एक का देखोगे तो देखो आंसर पूरा बदल जाएगा, क्योंकि एक एक में तो फिर हमारी ये इनका साइज और बड़ा होता है, ओर्टा का भी बड़ा होता है,
एक एक की बात नहीं कर रहा, वो कलेक्टिवली की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर एक एक की बात करता कि एक एक का सिंगल की बात करें तो किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, तो जब ये आप कमेंट में बताइएगा, मैं रिप्लाई करूँगा किसका सही है, ठीक है। फिलहाल कलेक्टिवली की बात करें तो कैपिलरीज हमारा सही हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। हमें पता है दो तरह की रिप्रोडक्शन होती हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल के बारे में कह रहा है इससे जेनेटिक वेरिएशन बढ़ता है, मतलब जो जनरेशन पैदा होती है, जो पीढ़ी पैदा होती है, वो माँ बाप के जीन से कुछ अलग वेरिएशन, हमेशा उनमें अलग कुछ चीज़, नई चीज़ आएगी, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये क्रॉस आ जाएगा इसका। कह रहा है इट प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ द पेरेंट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स होती हैं, मतलब जैसे मम्मी पापा हैं, मतलब जैसे उनके जो पेरेंट हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्लोन, डिट्टो, एग्जैक्ट प्रोड्यूस होते हैं। हाँ, ये बात एकदम सही है। कह रहा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकती, ये भी गलत है, यूनिसेलर में होती है। कह रहा है ये सेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। गैमेट जैसे पता है आपको कि मेल गैमेट रिलीज़ करता है, फीमेल गैमेट रिलीज़ करती है, जैसे एग वगैरह। ये सेक्सुअल में ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ आप एक एग्जांपल से समझ जाओगे। देखो, अमीबा का एग्जांपल लो। अमीबा सबने देखा है, ये क्या है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल होता है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अकेला है, ठीक है। ए सेक्सुअल मतलब सिंगल पेरेंट है। अब सिंगल पेरेंट से क्या होगा, पहले इसका न्यूक्लियस फैलेगा, फिर इसकी बॉडी थोड़ी वाइड होगी, धीरे धीरे करके दो बॉडी में दो अलग अलग बॉडी, अलग अलग इसकी डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाएगी। तो देखो एकदम क्लोन पैदा हो गए, मतलब जैसे ये हैं वैसे सेम टू सेम क्लोन हो गए। तो ये बात सही है। कह रहा है यूनिसेलर में नहीं हो सकती, भाई ये तो यूनिसेलर है, इसमें हो तो गई, तो इसकी बात गलत हो गई। कह रहा है गैमेट की ज़रूरत पड़ती है हमेशा, नहीं ऐसा तो नहीं है, यहाँ गैमेट की ज़रूरत पड़ी ना, मेल गैमेट हुई ना फीमेल गैमेट, ये सिंगल था और इसने प्रोड्यूस कर लिया। क्या जेनेटिक वेरिएशन हुई? क्या ये कुछ अलग बन गए, इनके कुछ ऐसे कुछ अलग निकल गए इनके? नहीं, सेम टू सेम वही हैं। तो भाई इसका आंसर है इट प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ द पेरेंट। ऐसी एक एग्जांपल हाइड्रा का है। हाइड्रा भी क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाइड्रा आप यूट्यूब पे देख लेना, शुरू उस पर गूगल पे देख लेना, बडिंग से होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें जो भी आपको डाउट लगे या और कौन कौन से एग्जांपल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन आ गया। पहले के टाइम में फ़ीमेल को बोलते थे, जैसे लड़का हुआ है लड़की, तो फीमेल को जिम्मेदार ठहराते थे, है ना, पहले के टाइम में। फिर उस टाइम पे साइंस वगैरह इतनी नहीं पता थी, लेकिन अब हमें पता है। भाई क्वेश्चन कह रहा है सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमन इज डिटरमाइंड बाय, कि जो बच्चा होता है उसको जो सेक्स है, मेल या फीमेल, वो किस पे डिपेंड करता है? मदर पे करता है या फादर पे करता है ना। तो वो ये क्वेश्चन है, हमें पता है भाई फादर के स्पर्म पे करता है। देखो इसका मैं आपको समझाता हूँ। भाई मम्मी के मदर के क्रोमोसोम पे करता है? नहीं, टोटली फादर पे डिपेंड करता है। मदर के क्रोमोसोम में तो दोनों एक्स होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता। लेकिन जो फादर के स्पर्म के जो क्रोमोसोम है ना, एक्स भी होता है उसमें, वाई भी होता है, ठीक है। अगर देखो मम्मी के हो गए एक्स, पापा के हो गए एक्स वाई। अगर एक्स पापा का एक्स मम्मी के एक्स वाई से मिल गया तो एक्स बनेगा, मतलब फीमेल, मतलब फीमेल। और अगर फादर का वाई वाला जाके एक्स से मिला ना, तो एक्स वाई बन गया। एक्स वाई का मतलब होता है मेल। तो टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है भाई? फादर का क्रोमोसोम कौन सा जाके मदर के क्रोमोसोम से मिलेगा। अगर एक्स वाला मिलेगा तो एक्स बनेगा, मतलब फीमेल, बच्चा जो होगा लड़की होगी। अगर फादर का वाई वाला क्रोमोसोम जाके फ्यूज़ हुआ एक्स से, तो एक्स वाई बनेगा मेल।
इसमें और डिटेल में आपको जानना है तो मुझे कमेंट करना, उसमें आपको अच्छी सी प्यारी सी मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। सी है, कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ मदर एंड ग्रैंड मदर जीन, नहीं ये तो कुछ ऐसा कुछ लिंक नहीं है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा वो होता है जो बच्चे को न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं पेट के अंदर, जो जब वीमेन प्रेगनेंसी में होती है ना, तो वो होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का भी यहाँ कुछ नहीं है भाई। सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स पे, तो फादर स्पर्म कैरिंग एक्स और वाई, तो फादर का होगा। ओके।